ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, और ये सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सो हियर द हेडिंग इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm. ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन और मॉडरेट करने की एबिलिटी होती है, यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस तरीके से डिज़ाइंड है, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से हुआ है कि हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि हमारी जो ब्रीदिंग रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में सेंटर मौजूद हैं। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन की हम जब स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। उसी तरीके से ही हमारे लंग्स या हमारा ब्रीदिंग या हमारा रेस्पिरेशन भी कंट्रोल किया जाता है। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में जो डायफ्राम है वो स्केलेटल मसल है, और वो स्केलेटल मसल बहुत सारी चीज़ों के काम में आती है। तो उस मसल के द्वारा हम हमारी ब्रीदिंग को थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ब्रीदिंग को हम वॉलेंट्री एक्शन बना सकते हैं। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो ब्रीदिंग एक इनवॉलेंट्री एक्शन है विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है, कौन से ऐसे एरियाज हैं ब्रेन में जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम क्यों बनाया गया है, जिससे कि जो हमारी बॉडी के टिश्यूज की डिमांड है उनके हिसाब से काम किया जा सके। दिस इज डन बाय अ न्यूरल सिस्टम। कौन करता है ये? न्यूरल सिस्टम करता है। न्यूरल सिस्टम का मतलब है नर्वस सिस्टम करता है। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन called respiratory rhythm center. Very important line. मेडुला में क्या मौजूद है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी कि रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करने का सेंटर मौजूद है, यानी कि हमारी जो ब्रीदिंग है उसको क्या करता है? मॉडरेट करता है, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, यानी कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो प्राइमरली क्या करता है? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, यानी कि एक और सेंटर है जो ब्रेन के पोन्स में लोकेटेड है, कॉल्ड नीमोटैक्सिक सेंटर। इंपॉर्टेंट, पोन्स में क्या है? नीमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कर रहा है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? मॉडरेट कौन कर रहा है? उसको मॉडरेट कर रहा है नीमोटैक्सिक सेंटर। लाइन क्या कह रही है? मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। Neural signals from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiration rate. हल्का सा इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर्स काम करते हैं और पोन्स किस तरीके से रेस्पिरेशन को मॉडरेट करता है। This is the part of our brain. अब ये जो ब्रेन का पार्ट है इसमें ये वाला जो पार्ट है सेरिबेलम, इससे फिलहाल हमें कोई अभी मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं 3 सेंटर्स बना रही हूँ। Here this is center 1, this area is pons and this is pneumotaxic center. The center is pneumotaxic center.
कौन सा एरिया है ये? दिस एरिया इज पॉन्स। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, या मेड्यूला भी इसको बोल सकते हैं। तो पॉन्स में क्या लोकेटेड है? नीमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड है। और मेडुला में क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर लोकेटेड है। हियर one center and this one is another center, like this. So here, for example, this blue one is DRG and this green one is VRG. ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड हैं? DRG एंड VRG, ये दोनों लोकेटेड हैं मेडुला में। और नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? नीमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड है पॉन्स में। अब यहाँ पे लाइन क्या कह रही है कि ये जो नीमोटैक्सिक सेंटर है ये मेडुला में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड ऑल्टर द रेट ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन की रेट को ऑल्टर करता है। वो कैसे करता है, इन बातों से हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे DRG की। DRG इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, and VRG is ventral respiratory group, dorsal respiratory group and ventral respiratory group। अब यहाँ पे DRG क्या करेगा ये हमें समझना है। DRG, सबसे पहले हम DRG की बात कर रहे हैं, तो DRG क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, यानी कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन प्रेजेंट है DRG में, उनको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। और ये नॉर्मल इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि नॉर्मल इनहेलेशन में DRG के अंदर जो मौजूद, यानी कि DRG वाले जो न्यूरॉन्स है जिनको हम क्या बोल रहे हैं? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स, ये क्या करेंगे? ये डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो न्यूरॉन मौजूद हैं DRG में, ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे? डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। अब जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हम इनहेल करेंगे, यानी कि ये वाला जो एरिया है DRG वाला जो एरिया है ये नॉर्मल इनहेलेशन के लिए जिम्मेदार है। और जो मसल्स, जिन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है DRG की वजह से, वो मसल्स हैं डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का क्या काम है? इंफॉर्मेशन लाना पर्टिकुलर चीज से ब्रेन को देना और ब्रेन से वापस सिग्नल्स भेजना और काम करवाना, मसल से काम करवाना। ये मेन काम होता है किसका? हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का। तो यहाँ पे DRG का काम क्लियर है। फिर हम बात करेंगे VRG। तो VRG में दो प्रकार के न्यूरॉन्स हैं, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन भी हैं और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन भी हैं। और जो VRG है ये कब काम करता है? ये जब काम करता है जब फोर्सिबल ब्रीदिंग की जाती है, यानी कि जो इसका काम है वो किस में है? फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन है, अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन है तो इंस्पिरेशन में कौन सी मसल्स काम कर रही हैं? जो मसल्स काम कर रही हैं उनका नाम है
EICM एंड डायफ्राम, यानी कि VRG का जो एरिया है, जो इंस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि इंस्पिरेशन का सेंटर है, वो क्या करेगा, किन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, डायफ्राम का और EICM का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जोर से हम सांस अंदर खींचेंगे। वहीं फोर्सेबल एक्सपिरेशन अगर करना हो, अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन की बात आएगी तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन सी हैं, IICM इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे फोर्सिबल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए जो एरिया जिम्मेदार है दैट इज VRG। अब यहाँ पे ये तो हो गई सेंटर की बात, मेडुला में प्रेजेंट है, यानी कि मेडुला रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करता है। अगर नॉर्मल इनहेलेशन है तो नॉर्मल इनहेलेशन में कौन कौन काम कर रहा है, DRG। नॉर्मल एक्सहेलेशन है तो वहां पे कोई मसल इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। और फोर्सिबल में कौन कौन इन्वॉल्व है, फोर्सिबल में सारी मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर एक्सहेलेशन की बात है तो एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और फोर्सिबल इनहेलेशन की बात है तो EICM एंड डायफ्राम। अब यहाँ पे जो भी काम हो रहा है उसको कंट्रोल करने, उसके फंक्शन को मॉडरेट करने के लिए पॉन्स में क्या मौजूद है, नीमोटैक्सिक सेंटर मौजूद है। ये नीमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में मौजूद है ये इनहेलेशन की रेट को कम करता है, यानी कि इट कोऑर्डिनेट द ट्रांजिशन बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि जब हमने इनहेल किया है तो उसके बाद हम एक्सहेल नेचुरली करेंगे और इनहेलेशन का ड्यूरेशन ज्यादा ना हो जाए, इसको क्या करता है, इसको मॉडरेट करता है, जिससे हम तुरंत इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन पे स्विच कर जाए, यानी कि इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन पे स्विच करवाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, शॉर्ट कर देता है इनहेलेशन को। अगर इनहेलेशन करते जाएंगे तो एल्वियोलाइज के थ्रू एयर्स बढ़ती जाएगी, यानी कि हमारे लंग्स में हवा बढ़ती जाएगी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, तो तुरंत इनहेलेशन के बाद हमें एक्सहेल करना ही पड़ता है। साइड बाय साइड ये किस तरीके से काम करता है नीमोटैक्सिक सेंटर, ये इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजता है, और इनहिबिटरी सिग्नल्स किसको भेजता है, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजता है, जिससे इनहेलेशन से हम स्विच कर जाएं एक्सहेलेशन पे। तो यहाँ पे मॉडरेट कौन कर रहा है, नीमोटैक्सिक सेंटर, और जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए। यानी कि नर्वस सिस्टम में दो हिस्से हो गए, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। सो हियर द नीमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन, आ गई वाली लाइन, क्या कर रहा है ये, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और रेस्पिरेटरी रेट को बदल रहा है। अ कीमोसेंसिटिव एरिया inspiration and thereby alter the respiratory area. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, यानी कि रिदम के adjacent क्या मौजूद है, कीमोसेंसिटिव एरिया मौजूद है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके से रेगुलेट होता है, एक तो न्यूरल रेगुलेशन है और एक केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में किस किस का रोल है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का एंड पॉन्स का। और वहीं जब हम बात करते हैं केमिकल रेगुलेशन की, तो केमिकल रेगुलेशन का मतलब है केमिकल्स को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर मौजूद होना। तो ऐसे एरियाज को हम कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरियाज। कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड टू द रिदम सेंटर एंड विच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये,
कि ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए हाईली सेंसिटिव है। क्या मतलब है इस बात का? CO2 का और हाइड्रोजन आयन का क्या रोल है, इसको मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी। Increases in these substance can activate this center। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, तो ये वाटर से रिएक्ट करेगी, और जब ये वाटर से रिएक्ट करेगी तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा और बनाएगा H पॉजिटिव आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो यहां पे ब्लड का जो pH है वो कम होगा, और जैसे ही ब्लड का pH कम होगा ये कीमोसेंसिटिव एरिया इसको डिटेक्ट कर लेंगे। सो हियर इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, तो ये सेंटर तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट। क्या लाइन है ये? अगर इन सब्सटेंसेस में क्या हुआ, ब्लड में इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ये सेंटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होके किसको सिग्नल्स देंगे? रिदम सेंटर्स को। किसको इंफॉर्मेशन भेजेंगे? रिदम सेंटर्स को, टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। यानी कि खबर पहुंचा देंगे रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर्स के पास, और बॉडी तुरंत ऐसा एडजस्टमेंट करेगी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। यानी कि यहाँ पे भी इंस्पायरेटरी एरिया, एक्सपायरेटरी एरियाज दोनों वर्क करेंगे। हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की कोशिश करेंगे। Receptors associated with the aortic arch and the carotid artery can also recognize change in कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हमारे हार्ट के साथ जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है दैट इज एओर्टा, और वो इस तरीके से आर्च बनाती है हार्ट के पास ही, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो कैरोटिड आर्च के साथ भी कुछ बॉडीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं एओर्टिक बॉडी। एओर्टिक आर्च के साथ होती है, एओर्टिक आर्च के साथ होती है एओर्टिक बॉडी, एंड कैरोटिड आर्टरी के साथ होती है कैरोटिड बॉडी। तो ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अभी कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे है, तो जैसे एओर्टा ऊपर आती है, हार्ट से ब्लड ऊपर की तरफ सेंड करती है, तो हमारे गर्दन के पास कैरोटिड आर्टरीज मौजूद हैं, और इन कैरोटिड आर्टरीज और एओर्टिक आर्च यानी कि एओर्टिक बॉडीज क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज कर लेती हैं चेंज इन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड सिग्नल टू द रिदम सेंटर। क्योंकि ब्लड जो है वो इंपॉर्टेंट है, ब्लड में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में ज्यादा हुआ तो pH वेरी करेगा। अगर एओर्टिक आर्टरी यानी कि जो हमारी एओर्टा है, उस एओर्टा में उसके आर्च के साथ जो बॉडी है वहां पे जो ब्लड मौजूद है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये कीमोसेंसिटिव एरियाज यानी कि सेंसिटिविटी को डिटेक्ट कर लेंगे और इंफॉर्मेशन भेज देंगे। उसी तरीके से गर्दन में जो आर्टरी है दैट इज कैरोटिड आर्टरी, उसके साथ भी बॉडी है कैरोटिड बॉडी, वो भी क्या करेंगी इसी तरीके से CO2 या H पॉजिटिव आयन ब्लड में अगर ज़्यादा होगा तो उसको डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स को भेज देंगी एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू रिदम सेंटर फॉर रिमेडियल एक्शंस, यानी कि रिमेडियल एक्शंस लिए जाएंगे। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कोई रोल देखा नहीं गया है। अगर हम कीमोसेंसिटिव एरियाज की बात कर रहे हैं उस वक्त, तो ऑक्सीजन का यहाँ कोई रोल नहीं देखा गया है, केवल किसका देखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड हाइड्रोजन आयंस का। तो यहाँ पे हमने पढ़ा किस तरीके से हमारी ब्रीदिंग
या रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू या फिर रिसेप्टर्स के थ्रू, या फिर हम ये कह सकते हैं कीमोसेंसिटिव एरियाज के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग।